नमस्कार मित्रों, मैं राजेश शर्मा कृष्णा अकादमी अजमेर के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो राजस्थान पुलिस एसआई का एग्ज़ाम है सितंबर में, उसके लिए टेस्ट सीरीज़ लेकर आए और टोटल 4 टेस्ट सीरीज़ होगी, उनमें 100 क्वेश्चंस होंगे टोटल मिला के। आज हम इसमें 25 क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम पैटर्न पे और उसी स्टैंडर्ड के प्रश्न होंगे, जिसमें राजस्थान भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, तीनों के जो प्रश्न हैं उनको मिश्रित रूप में आज अपन सॉल्व करेंगे और उसके व्याख्या भी साथ में करते जाएंगे ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए क्वेश्चंस का। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम। अब देखिए, हिमालय की संरचना आपने भौतिक जो प्रदेश हैं भारत के भूगोल में आप पहला ही टॉपिक पढ़ते हैं, वहीं से प्रश्न ये। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शिवालिक, निम्न हिमालय, वृहद हिमालय और धौलाधार। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से हिमालय की संरचना हुई है। तो हम थोड़ा सा इसमें जान लेते हैं किस प्रकार से हिमालय की संरचना हुई है, इसका थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। देखिए, ये हम प्लेट पढ़ते हैं, भूगोल में एक प्लेट शब्द आता है, ठीक है, जिसमें हम भारतीय प्लेट और ये अफ्रीकी प्लेट और ये तीसरा हम लेते हैं यहाँ पर ये यूरेशियन प्लेट। तो इसमें ये अफ्रीकी प्लेट है, आप याद रखिएगा। और ये भारतीय प्लेट आप जानते हैं, और ये यूरेशियन प्लेट। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि भारतीय जो प्लेट है ये वाली, ठीक है, ये आज से लगभग 7-8 करोड़ वर्ष पूर्व यहाँ पर इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया से जुड़ी हुई थी। अफ्रीकी प्लेट के इस हिस्से से ये टूटकर यहाँ से अलग हुई है और इसमें हम देख सकते हैं एक तरीके से यहाँ से ये टूटकर घड़ी की जो दिशा होती है उसकी उल्टी दिशा में, घड़ी की जो सुइयां होती है उसकी उल्टी दिशा में ये 45 डिग्री घूम चुकी है। और ये आप देखिए लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व इस यहाँ पर आप पढ़ते हैं तैतीस महासागर, आपने पढ़ा होगा या मैंने क्लास में जैसे आपको बताया था कि तैतीस महासागर से यहाँ पर ये आके यूरेशियन प्लेट से टकराई थी। और हिमालय की संरचना कब हुई थी? लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व आज से। ठीक है, अब देखिए, ये यहाँ से टूटकर यहाँ पर ये यूरेशियन प्लेट से टकराई थी भारतीय प्लेट। ठीक है, ये है भारतीय प्लेट। ये भारतीय प्लेट इस यूरेशियन प्लेट से टकराई थी। तो ये भारतीय प्लेट इस यूरेशियन प्लेट से जब टकराई थी, टकराने के जो बल लगा उसमें, उस प्लेट ने जो बल लगाया यूरेशियन प्लेट पे, तो उसमें सिकुड़न पैदा हुई। ठीक है, सिकुड़न पैदा हुई तो 3 उसमें लेयर बनी। ठीक है, महत्वपूर्ण रूप से हिमालय के 3 जो श्रेणियां हैं उनमें आप पढ़ते हैं वृहद हिमालय, निम्न हिमालय, ठीक है, और बाह्य हिमालय। ठीक है, ये 3 पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। लगभग आप मान सकते हैं कि 1 इंच प्रति वर्ष। आज भी आप देखते हैं कि जो हिमालय है वो किस तरफ बढ़ रहा है, यूरेशियन प्लेट की तरफ आगे बढ़ रहा है। भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ आगे बढ़ रही है, तो हिमालय की ऊंचाई उससे क्या प्रतिवर्ष लगभग बढ़ रही है 1 इंच। और आपने अभी एक नया डेटा देखा होगा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 0.86 मीटर बढ़ चुकी है। पुराने डेटा के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये जब टकराई थी तो उसमें 3 लेयर बनी थी। 3 लेयर बनी थी, तो सबसे जो बड़ी लेयर है वो सबसे बड़ी आप देख सकते हैं, एक लाइन से आपको दिख रही है। यहाँ पर आप देखें तो ये वाइट सी लाइन दिख रही है, ये है वृहद हिमालय। ठीक है, सबसे पहले जो श्रेणी बनी वृहद हिमालय। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे वाली जो लाइन या श्रेणी बोल सकते हैं वो निम्न हिमालय।
और तीसरी जो सबसे छोटी इसकी सबसे कम ऊंचाई वाली जो श्रेणी है वो कौन सी है आपकी, बाह्य हिमालय। याद रखिएगा बाह्य हिमालय को ही क्या कहा जाता है, शिवालिक कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये 3 लेयर बनी। तो वृहद हिमालय सबसे पहले बनी थी, क्योंकि जब ये फोर्स लगा था तो सबसे पहले ये यहाँ पर वलन हुआ था। ठीक है, वलन कैसे हुआ था मैं अभी बताऊंगा आपको। तो इसमें ये वलन हुआ था, सबसे पहले ये वृहद हिमालय संरचना बनी थी उसमें। और वृहद हिमालय ही क्या है, सबसे प्राचीन है। और नवीनतम पूछ ले आपको, नवीनतम कौन सी है, बाह्य हिमालय। ठीक है, अब देखिए इसमें दूसरी चीज मैं आपको बताऊं तो कैसे बना होगा। ये देखिए, ये यूरेशियन प्लेट बता रखा है इसमें, ये वाला हिस्सा, और ये इंडियन प्लेट, भारतीय प्लेट। ठीक है, भारतीय भूमि जो आप आज देखते हैं उसको प्लेट बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए इसमें एक हिमालय की संरचना बता रखी है, और ये व्हाइट व्हाइट सा क्या है, बर्फ है। और बर्फ कहाँ पर है, सबसे ऊंचाई युक्त जो एरिया है हिमालय का, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, वृहद हिमालय बोल सकते हैं। औसत ऊंचाई इसकी 6000 मीटर। और आप देखते हैं कि जहाँ पर ऊंचाई अधिक होती है वहाँ पर ही बर्फ जमती है पहाड़ों पर। ठीक है, अरावली का उदाहरण ले तो अरावली पे नहीं जमती है, जबकि हिमालय पे जमती है। उसका यही कारण है कि यहाँ पर बर्फ जमी हुई आपको दिख रही है, हिमालय। ठीक है, हिमालय के उधर की तरफ तिब्बत का पठार है। ठीक है, और तिब्बत का पठार कैसे बना वो इसी संरचना से समझा जा सकता है। और ये फॉल्ट है, फॉल्ट मतलब दरार बोल सकते हैं, भ्रंश बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये भारतीय प्लेट और इसके बीच में स्थित है। ठीक है, इस प्लेट के बीच में स्थित, आप देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है यूरेशियन प्लेट, और ये इंडियन प्लेट इसमें धंस गई। किसमें धंस गई, यूरेशियन प्लेट में भारतीय प्लेट धंस गई। तब ये हिस्सा यूरेशियन प्लेट का ऊपर खिसका, और उससे किस संरचना का निर्माण हुआ, हिमालय का। हिमालय में जो सर्वाधिक ऊंचाई वाला है, जो सबसे पहले बना वो वृहद हिमालय, उसके बाद वाला ये एरिया ये मध्य या निम्न हिमालय, और तीसरा जो एरिया है सबसे नीचे वाला, ठीक है, ये क्या होगा आपके शिवालिक हिमालय, बाह्य हिमालय भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो लौटते हैं मूल प्रश्न की ओर। मूल प्रश्न आपके इसमें किया गया है कि हिमालय की संरचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई, जिसमें प्राचीनतम कौन सी है, तो प्राचीनतम आपके कौन सी होगी इसमें, याद रखिएगा आप, राइट आंसर क्या होगा आपका, वृहद हिमालय। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, और अगर समय मिला तो हम क्लास में भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, चंबल घाटी के बीहड़ के निर्माण का कारण किस प्रकार का अपर्दन है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। ठीक है, लेकिन हमने इसको थोड़ा और स्तरीय बनाया इस प्रश्न को। ठीक है, चंबल घाटी के बीहड़ का निर्माण किस प्रकार का अपर्दन है। ठीक है, तो इसमें आपको उत्तर तो वैसे पता होगा, लेकिन मैं आपको बीहड़ क्या होता है इसकी संरचना थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूं। ये होता है बीहड़। चंबल नदी जब इस मैदानी क्षेत्र से गुजरती है, ठीक है, जो पूर्वी राजस्थान का मैदानी प्रदेश है, वहां पर आप देखिए जब चंबल नदी में बाढ़ आती है तो वो मैदानी इलाके को क्या काट फाट देती है। ठीक है, कटफट जाता है उसके बहाव के कारण। जैसे जब चंबल में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, जैसे अभी का आप इसी वर्ष का उदाहरण दे करंट में, तो चंबल में बहुत ज़्यादा अभी चंबल और उसकी सहायक नदियों में पानी आ रहा है। तो ये प्रोसेस कब से चल रहा है, लगभग लाखों वर्षों से चल रहा है। और लाखों वर्षों के बहाव के कारण जब वर्षा में चंबल नदी का बहाव तेज होता है, तब वो क्या कर देता है, इस मैदानी क्षेत्र को काट देता है। ठीक है, और उससे यहाँ का जो परत है, ऊपरी परत है या जो मैदानी इलाका है, उसमें क्या जगह जगह से कट जाती है भूमि, तो उसको क्या बोलते हैं, बीहड़ बोलते हैं। ठीक है, अब ये बीहड़ आपने मैं क्लास में एग्जाम्पल भी दिए होंगे। ठीक है, जैसे आपने 2-3 मूवीज देखी होंगी, चंबल के डकैत, इसका आप लिंक ले सकते हैं एक तरह से, जैसे बैंडिट क्वीन है। ठीक है, इसके अलावा देखिए पान सिंह तोमर, और तीसरी जो आप लेटेस्ट मूवी देखिए सोनचिड़ी। ये 2-3 मूवीज जो है इसी एरिया में फिल्माई गई है, शूटिंग इनकी वहीं हुई है, और चंबल के डाकू इन एरिया में छुपते हैं। ठीक है, और इसमें आप देखिए कि कुछ संरचनाएं हैं। ठीक है, ये तो पूरा एरिया बीहड़ कहलाता है। ठीक है,
ये एरिया कहलाता बीहड़। ठीक है, अब बीहड़ में ध्यान रखिएगा, ये तो कटा फटा इलाका बीहड़ है। अब इसमें जो ऊंचाई वाली जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र को क्या बोल देते हैं, डांग बोल देते हैं। ठीक है, और दो डांग के बीच का जो क्षेत्र होता है ये वाला, ठीक है, इसको बोल देते हैं खो। ये सामान्य संरचनाएं हैं। ठीक है, बीहड़ के अंदर डांग, जो ऊंचाई युक्त जगह है या जो पहाड़ी क्षेत्र है बीहड़ के अंदर, उसको डांग बोल देते हैं। और दो डांग के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, खो कहलाता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में गली इरोजन भी बोलते हैं, अवनाली का अपर्दन भी बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं चंबल नदी ने लाखों वर्षों में किस प्रकार इस एरिया को काट पाट दिया है, और ये एरिया क्या कहलाता है, बीहड़ कहलाता है। ठीक है, और ये जो काटने की क्रिया है, इस धरातल को काटने की जो क्रिया है या इसको प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं अपन, अवनाली का अपर्दन बोल सकते हैं, गली इरोजन बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रश्न दूसरा, तो किस प्रकार का है, अवनाली का अपर्दन का उदाहरण है। ठीक है, इसमें राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा, अवनाली का अपर्दन। ठीक है, तो बीहड़ का निर्माण अवनाली का अपर्दन के कारण हुआ, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। ठीक है, और बिल्कुल महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तीसरा, तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम है। ठीक है, यहां पर आप ध्यान रखिएगा, अवरोही क्रम पूछ रहा है आपसे, अवरोही क्रम है। ठीक है, तो अवरोही आपको पता होगा, सामान्य शब्द है, मैथ्स में पढ़ते हैं आप अवरोही क्रम। ठीक है, तो अवरोही क्रम बताइए। अब इसमें चित्तौड़गढ़, नागौर, उदयपुर, टोंक, ठीक है, ये चार जिले आपको पहले दिए हुए हैं, फिर उनमें से विकल्प बनाए गए। ठीक है, तो इन जिलों में से आपको अवरोही क्रम, मतलब अवरोही क्रम में क्या करना है, सबसे जो ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला है उसको सबसे पहले नंबर पे रखना है, और जिसका सबसे कम क्षेत्रफल है उसको लास्ट में रखना है। ये होगा आपके अवरोही क्रम। ठीक है, अब देखिए अवरोही क्रम आपको एग्जैक्ट अगर क्षेत्रफल याद भी नहीं है तो एक और आपको मैं तरीका बता देता हूँ। देखिए, जो राजस्थान का मैप है, पॉलिटिकल मैप, ठीक है, पॉलिटिकल मैप को आप 2-3 बार अच्छे से देखेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे, रटना कुछ भी नहीं है। ठीक है, ज्योग्राफी रटने की चीज नहीं है, मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ, समझने की चीज है। ठीक है, अब आप आंसर कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको देखिए राजस्थान का जो पॉलिटिकल मैप है वो देखते हैं हम। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन थे हमारे पास। एक तो था नागौर, ठीक है, एक था चित्तौड़, चित्तौड़गढ़, एक था हमारे पास उदयपुर, और एक था हमारे पास टोंक। ये टोंक, ये हमारे पास 4 जिले दिए हुए हैं ऑप्शन में, और आपको क्या करना है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग निकालना है। ठीक है, अब देखिए नागौर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और टोंक 4 जिले आपके मैप में दिए हुए हैं, आप उनका आकार देखिए। ठीक है, कोई डेटा रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप देखिए उनका आकार, देखिए सबसे बड़ा आपको आकार की दृष्टि से देखने में जिला आपको मिलता है नागौर। ठीक है, तो नागौर क्या आ जाएगा, सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आप देखते हैं कि नागौर के बाद सबसे बड़ा जो आकार की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से दिख रहा है वो उदयपुर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा जो है हमारे इसमें वो हो जाएगा आपके चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा ये वाला इलाका। अब आपको देखिए मैंने क्लास में बताया होगा कि चित्तौड़गढ़ कौन सा, जब स्टार्ट की थी क्लास तब एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन से 2 जिले ऐसे हैं जो 2 टुकड़ों में बटे हुए हैं। ठीक है, अब आप देखिए एक तो अजमेर का ये छोटा सा हिस्सा अलग यहाँ पर, ठीक है, ये अजमेर का एक हिस्सा है, टाटगढ़ रावली आपने सुना होगा। ठीक है, रावली टाटगढ़ ये एरिया, ये थोड़ा सा नीचे की ओर राजसमंद की ओर फैला हुआ है। अब ये है चित्तौड़गढ़, इसका ये दूसरा एरिया भी ये क्या है, रावतभाटा। ठीक है, रावतभाटा या भैंसरोडगढ़ आपने सुना होगा।
रावत बाटा या भैंसरोडगढ़ एरिया, आप इस एरिया में देखते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एरिया है, ध्यान रखिएगा। उदयपुर के बाद आएगा चित्तौड़गढ़ और लास्ट में आ जाएगा टोंक, ठीक है। आकार की दृष्टि से आप सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई डेटा रटने की आवश्यकता नहीं, आप रट भी नहीं पाएंगे, ठीक है। 33 जिले हैं राजस्थान में, आप रट नहीं पाएंगे, ठीक है, सिर्फ एक मैप के क्वेश्चन के लिए। और मैप जरूर देख लीजिए, भूगोल में तो सारे क्वेश्चन आप मैप के अकॉर्डिंग पढ़े तो ज़्यादा ईजी आपको समझ में आएगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो पहला नागौर, दूसरा उदयपुर, तीसरा आएगा चित्तौड़गढ़, क्योंकि दो टुकड़े फैले हुए हैं यहाँ पर, एक टुकड़ा तो ये और दूसरा इसका पार्ट है, ठीक है। ये वाला भी चित्तौड़गढ़ ही है, ठीक है। और ये टोंक आएगा 4th नंबर पे लास्ट, ठीक है। रटना नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, रटेंगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। कितनी चीजें रट लेंगे, बहुत सारे 33 जिलों के आप कर भी नहीं पाएंगे। ये सीधा सा मैप आप थोड़ा सा समझ लें, अपने दिमाग में बैठा लें, तो चीजें बिल्कुल आसान लगेगी आपको। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लौटते हैं वापस मूल प्रश्न की ओर। तो इसमें क्या हो जाएगा आपके, नागौर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और टोंक, ये राइट आंसर हो जाएगा आपके, नागौर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और टोंक, बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न लेते हैं हम। चौथा प्रश्न देखते हैं, मृदा संरक्षण हेतु कौन सा वृक्ष उपयुक्त है, ठीक है। मृदा संरक्षण हेतु कौन सा वृक्ष उपयुक्त है? खेजड़ी, कैर, सुबबूल और कोमट, ठीक है। आप राजस्थान में रहते हैं और अधिकतर जहाँ तक मैं इस क्लास में देखता हूँ अजमेर और नागौर के आसपास के जो छात्र हैं वो ज़्यादा जुड़े हुए हैं, ठीक है। और आपने खेजड़ी का वृक्ष देखा होगा, कैर का उधर बाड़मेर साइड में होता है, सॉरी कोमट का, कैर का आप देखते हैं आसपास हमारे इस एरिया में जो अरावली का पश्चिमी छोर है, ठीक है, पश्चिमी ढलान है, वहाँ पर आप कैर के जो झाड़ियाँ हैं वो देख सकते हैं। कोमट बाड़मेर साइड में होता है, एक वृक्ष होता है जिसपे आपने पचकूटे की सब्जी खाई होगी, उसमें कोमट एक आवश्यक उसमें एक सब्जी में अवयव होता है इसका, पचकूटे का। और फिर इसमें एक और बच जाता सुबबूल, ठीक है। तो मृदा संरक्षण हेतु कौन सा वृक्ष उपयुक्त है? तो इसमें ध्यान रखिएगा, खेजड़ी नहीं होगा, खेजड़ी वृक्ष होता है, कोमट का वृक्ष होता है, बड़े वृक्ष होते हैं, ठीक है। और कैर होता है झाड़ी, ठीक है। प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है? मृदा संरक्षण, ठीक है। मृदा संरक्षण कोई झाड़ी तो कर नहीं सकती, ठीक है, बड़े वृक्ष ही कर सकते हैं। बड़े वृक्ष भी वो करेंगे जो बहुतायत में होंगे, ठीक है। अब खेजड़ी के वृक्षों की संख्या तो दिनों दिन कम होती जा रही है, ठीक है, और इसका फैलाव भी कम होता है, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में। कोमट का पेड़ आप जैसे बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो बाड़मेर में होता है, ठीक है, बाड़मेर, ठीक है, बाड़मेर कोमट के वृक्ष। अब वृक्ष हैं ये दोनों, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका आंसर ना तो खेजड़ी होगा ना कोमट होगा, इसका आंसर होगा सुबबूल, ठीक है। सुबबूल कैसा होता है मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ, देखी हुई चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। चलिए आप इसको सर्च करिएगा, शायद इसमें स्लाइड में नहीं है, मैंने डाला था, शायद हो सकता है मैं भूल गया हूँ। सुबबूल एक आपने भूरे कलर की एक फली देखी होगी जिसमें ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर के बीज निकलते हैं, सूख जाती है तो बिल्कुल ब्राउन कलर की हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल बराबर संरचना होती है उनकी, बिल्कुल एक लंबी सी फली आती है, ठीक है, लंबी और बिल्कुल चपटी सी, पतली सी, ठीक है, वो पेड़ होता है सुबबूल। आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, ठीक है, नहीं देखा हो तो गूगल पे सर्च कीजिए, बिल्कुल उसका आपको चित्र मिल जाएगा, सुबबूल, ठीक है। तो इसका आंसर सुबबूल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसको कम पानी की आवश्यकता होती है और एक बार इसको लगाने के बाद ये बहुत तेजी से फैलता है, ठीक है, तेजी से फैलता है, तो मृदा संरक्षण होता है, इसकी जो जड़ें होती है वो मिट्टी को पकड़े रखती है, ठीक है। खेजड़ी आप इसलिए नहीं रख सकते कि खेजड़ी की संख्या कम है, ठीक है, और अब धीरे धीरे इसकी संख्या कम होती जा रही है, लेकिन सुबबूल खेजड़ी से भी ज्यादा मृदा संरक्षण करता है, इसका फैलाव ज्यादा होता है, ठीक है, कम पानी की आवश्यकता है इसलिए, ठीक है। तो इसमें ये तीसरा प्रश्न, सॉरी चौथा प्रश्न,
लेते हैं फिर पांचवा प्रश्न। हिमालय पर्वत श्रेणियों का ऊपर से नीचे की ओर सही क्रम है। हिमालय की पर्वत श्रेणियां, अब आपने हिमालय ठीक से पढ़ा है मैप में, ठीक है, सिर्फ बुक में पढ़ने से कोई काम नहीं चलता है, यहाँ पर चीजें काम में आती है मैप, ठीक है। श्रेणियों को ऊपर से नीचे क्रम आपने ठीक से देखा है, समझा है, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। और जो एग्जामिनर होता है, पेपर सेटर होता है, इसी तरह की चीजें डालता है कि आपको समझ में कितना आया, रटते तो सब है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको ये 25 लिए हैं, और आने वाले 75 क्वेश्चन भी इसी लेवल के होंगे जो आपके एसआई में, जो आरपीएससी का लेवल है आरएस एसआई का, ठीक है, लगभग सेम ही कर दिया आजकल। तो इसमें ये क्वेश्चन आपको मैप से ही समझ में आएगा। देखिए नीचे की ओर सही क्रम है, सबसे ऊपर कौन सा है और सबसे नीचे कौन सा है। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा बता देता हूँ। अब देखिए कुछ लेयर्स लाइन बना रखी ब्लैक कलर की, ठीक है। अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था, ठीक है, वलित पर्वतमाला है, ठीक है। वलन कैसे हुआ, भारतीय प्लेट किससे टकराई, यूरेशियन प्लेट से टकराई, ठीक है। उस टकराने के कारण क्या हुआ, वलन, वलन मतलब मोड़ी हुई, मोड़दार। जैसे अरावली आप पढ़ते हैं वलित पर्वतमाला है, मोड़दार पर्वतमाला, वैसे हिमालय भी क्या है, वलित पर्वतमाला है। तो हिमालय या भारतीय प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई, यहां पर आप क्या मान सकते हैं, यूरेशियन प्लेट मान सकते हैं। ये तिब्बत एरिया पड़ जाता है, वैसे तिब्बत के जो चीन है वो अपना अधिकार जताता है तिब्बत पे। अब देखिए तिब्बत का जो पठार है, पठारी एरिया है, वो कौन से में आ जाता है, आपके यूरेशियन प्लेट में आ जाता है, ये यूरेशियन प्लेट, ठीक है। जबकि ये भारतीय प्लेट है, ठीक है। भारतीय प्लेट में आप देखते हैं कि ये जो हिमालय की कुछ श्रेणियां दे रखी है, काराकोरम श्रेणी, ठीक है, ये सबसे ऊंची, देखिए भारत का उत्तरी छोर है, उत्तरी छोर से स्टार्ट होती है और काफी नीचे तक आ रखी है काराकोरम श्रेणी, ठीक है। तो सबसे ऊपर कौन सी हो जाएगी, काराकोरम हो जाएगी। उसके बाद देखिए लद्दाख वाला एरिया, ठीक है, लद्दाख वाला एरिया आप मैप में देखते हैं लद्दाख, और तीसरे नंबर पे आती है जास्कर, और लास्ट में आती है पीर पंजाल, ठीक है। और मैंने बताया था बाह्य हिमालय में आती है कौन सी, शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी के ऊपर धौलाधार श्रेणी है, ठीक है। और अपन को क्या पता करना था, प्राचीनतम पता करना था, प्राचीनतम तो इसमें आ गया, और नवीनतम पूछे तो शिवालिक, लास्ट में ये बनी थी सबसे, ठीक है। तो इसमें ये पांचवा छठा जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए काराकोरम सबसे ऊपर है, फिर है लद्दाख, फिर है जास्कर, और फिर है पीर पंजाल, ठीक है। ये आपको सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। और ये चीजें मैप से ही समझ में आती है, आपको बुक से कोई चीज ये समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में आप वापस देख लीजिए ऑप्शन कौन सा राइट है इसमें। देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, देखते ही आप आंसर राइट कर देंगे, कुछ भी सोचने की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी इसमें। सी सबसे ऊपर काराकोरम, फिर आएगा उसके नीचे लद्दाख, फिर जास्कर और फिर पीर पंजाल, ठीक है। ये मैप से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं। हाँ, छठा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एसआई में हिंदी भी रखी है, और हिंदी का क्या यूज होता है इस प्रश्न में हम जानेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारीय पतन है, ठीक है। पतन और एक शब्द होता है पत्तन, ठीक है, दोनों में अंतर आप याद रखिएगा। हिंदी में समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द आते हैं, ध्यान रखिएगा। पतन तो मतलब गिरना, और ये यहां पर जो शब्द आया पत्तन, पत्तन होता है बंदरगाह, पोर्ट जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, बंदरगाह, ठीक है। पत्तन और पतन, ठीक है। तो पत्तन क्या है, बंदरगाह है। आप क्वेश्चन अगर आपको पत्तन का मतलब ही नहीं पता, ठीक है, पत्तन का एक मतलब नगर भी होता है, ध्यान रखिएगा। तो कौन सा एक ज्वारीय पत्तन है, ठीक है। पत्तन है तो मतलब कोलकाता, पारादीप, कोचीन और कांडला, ठीक है। ये जो है ये चार बंदरगाह हैं, ठीक है।
4 बंदरगाह आप देख लीजिए। भारत के मैप में हम बात करें तो हाँ, ये देख लीजिए, यहां पर तो आपके हैं कांडला, ये आपके यहां पर कोलकाता, ये आपके यहां पर कोच्चि आ जाएगा केरल में, ठीक है, कांडला, कोच्चि, और एक हो गया आपके ये कोलकाता, और एक ओडिशा में आ जाएगा, ओडिशा में पाराद्वीप आ जाएगा। ठीक है, ये कोलकाता आ जाएगा, ये आ जाएगा कोच्चि। भारत के कुछ मैच होते हैं, आप देखिए क्रिकेट मैच, कोच्चि वनडे, ठीक है, तो सिर्फ गेम ही नहीं देखना चाहिए, पता भी रखना चाहिए केरल में है, ठीक है। पाराद्वीप का क्वेश्चन आ चुका है आरपीएससी के 2008 या 10 के पेपर में, आप उठा के देखिए, पाराद्वीप बंदरगाह कौन से राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा, ओडिशा, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ओडिशा में। कोलकाता आप जानते हैं वेस्ट बंगाल में, ठीक है, और यह है गुजरात में। अब ध्यान रखिएगा, गुजरात में जो कांडला है वो है ज्वारीय बंदरगाह, ठीक है। ज्वारीय बंदरगाह वो होता है जिसमें ज्वार के कारण ही क्या विमान, ज्वार का पानी जब चढ़ता है, समुद्र का पानी जब चढ़ता है, तब उसमें जो मालवाहक जहाज है वो आसानी से आ सकते हैं, ठीक है। पानी का स्तर बढ़ता है समुद्र में तो जहाज जो है वो किनारे तक आ पाते हैं, इसलिए क्या इसको कांडला को ज्वारीय पतन कहा गया, बाकी ज्वारीय पतन नहीं है, ठीक है, ज्वारीय बंदरगाह, ठीक है, कांडला। एक प्रश्न यहां पर यह भी बन सकता है कि राजस्थान का निकटतम बंदरगाह, समुद्री बंदरगाह कौन सा है, वो भी कांडला होगा, ठीक है, राजस्थान का निकटतम बंदरगाह। यहां पर भी ये चीज आपको काम में आएगी, ठीक है। तो इसमें हम वापस लौटते हैं क्वेश्चन में। तो ये शब्दों का अंतर क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। आंसर मैं बता देता हूं इसमें, कांडला पोर्ट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारीय पतन है, कांडला पोर्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है, ठीक है। अब एक ही राज्य में फैली है, ये बुक में तो आप रट लोगे या नहीं रटोगे, दोनों स्थितियां हो सकती है, लेकिन अगर आपने ज्योग्राफी को मैप से पढ़ा है, ठीक है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, बहुत इजी वे में कोई चीज कर पाएंगे। अगर आपने भारत का फिजिकल मैप है, भौतिक जो मानचित्र है वो आपने ठीक से देखा है तो आप उसको कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। ये आपको बहुत कम लोग जानकारी रखते होंगे इस बारे में, या आपने पहले कहीं कुछ एक ने सुना होगा, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न जिसमें आपको अंदाजा नहीं हो उसको सॉल्व कैसे किया जाए वो तरीका मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले तो उस आंसर को या उस ऑप्शन को हटाइए जिसमें आपको कंफर्म हो कि ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, उसको सबसे पहले हटाइए। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि अरावली के बारे में आपने काफी कुछ पढ़ रखा है, ठीक है, कि अरावली भारत के गुजरात से स्टार्ट होती है, फिर ये राजस्थान में फैली हुई है, फिर ये हरियाणा, ठीक है, हरियाणा के बाद दिल्ली, ठीक है, रायसीना हिल्स जो है राष्ट्रपति भवन है वहां तक फैली हुई, ठीक है। तो केवल एक राज्य में फैली है, ये पूछना चाह रहा है इसमें, केवल एक राज्य में, ठीक है। तो अरावली तो हो ही नहीं सकती, ठीक है, पहला ये। अब देखिए सह्याद्री आपने ठीक से पढ़ा होगा, सह्याद्री आपके जो पश्चिमी घाट है, ठीक है, आप भौतिक प्रदेश जो पढ़ते हैं भारत के भौतिक प्रदेश, उसमें सह्याद्री पश्चिमी घाट है, वो कहाँ से आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र से लेकर आपके केरल तमिलनाडु तक विस्तृत है। तो सह्याद्री भी काफी राज्यों में फैला, ये भी नहीं हो सकता। अब बचे दो, ठीक है, बचे दो, ठीक है। सतपुड़ा हो सकता है आपने नहीं सुना हो, ठीक है, सतपुड़ा हो सकता है आपने नहीं सुना हो, ठीक है, लेकिन अजंता एलोरा के बारे में आपने जरूर सुना होगा, ठीक है। अजंता कहाँ है, महाराष्ट्र में,
ठीक है, अजंता महाराष्ट्र में है और सिर्फ महाराष्ट्र में फैली हुई। हो सकता है सतपुड़ा आपने नहीं पढ़ा हो, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैप संबंधी जानकारी क्या आपको जरूरी है वो मैं आपको एक बता देता हूँ, इसका एक उदाहरण, ठीक है, कि किस प्रकार ये इस प्रकार के प्रश्न आपको मैप से सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए अपन ने ऑप्शन जो पढ़े थे उसमें अरावली था ऑप्शन, तो अरावली यहां से स्टार्ट होकर यहां दिल्ली तक, ठीक है, दिल्ली तक क्या ये अरावली पहले यहां तक थी, ठीक है। लक्षद्वीप भी क्या है, अरावली का हिस्सा समुद्र में डूबा, अरब सागर तक इसका विस्तार माना जाता है, ठीक है। अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है, ध्यान रखिएगा ये प्रश्न, ठीक है। अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है, तो ये इसके कुछ डूबे हुए हिस्से हैं, ठीक है, उनमें से एक आप लक्षद्वीप का कुछ भाग मान सकते हैं, ठीक है। अब ये अरावली तो देखिए गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली 4 राज्यों में आप बोल सकते हैं इसको। फिर दूसरा अपन पढ़ते हैं कि भाई सह्याद्री, तो ये है सह्याद्री पश्चिमी घाट यहां तक, ठीक है, ये भी 1 से अधिक राज्यों में। अब यह है सतपुड़ा, सतपुड़ा श्रेणी आप देखिए इसमें कुछ इसका हिस्सा आपके एमपी में, एमपी के अलावा कुछ हिस्सा आप छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं और झारखंड में देख सकते हैं, ठीक है, और कुछ हिस्सा इसका महाराष्ट्र के कुछ टच में, उत्तरी जो महाराष्ट्र है वहां पर इसका टच में। तो ये तीनों क्या है 1 से अधिक राज्यों में फैली हुई है। फिर देखिए अजंता पर्वत श्रेणी, यहाँ पर आप मैप में देखिए, आपके पास अगर एटलस है, कोई भी किसी प्रकार का मानचित्र है, तो वहां पर आपको दिखेगी अजंता पर्वत श्रेणी। अजंता एलोरा गुफाओं का आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा टॉपिक, ठीक है। तो वहां पर ये जो एरिया है, ये गुफाएं कौन सी अजंता पर्वत श्रेणी में, और ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में ही फैली है, ठीक है, एक ही राज्य में फैली है, दूसरे राज्य में इस पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, अजंता हो जाएगा, ठीक है। लौटते हैं प्रश्न की ओर, तो इसमें आंसर सतपुड़ा भी नहीं होगा, तो बच गया क्या, अजंता, ठीक है, ये आपके आंसर होगा 7वें क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है, ठीक है। अराकान योमा के बारे में वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते हैं आप, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते हैं अराकान योमा, ठीक है। हो सकता है आपने कुछ जनों ने पढ़ रखा हो, कुछ जने पहली बार सुन रहे हैं कि हिमालय का विस्तार भी है क्या, ठीक है, हिमालय का विस्तार है क्या, ये आपने क्वेश्चन सारी चीजें मैप से समझाने, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि मैप ज्योग्राफी में कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैप कितना इंपॉर्टेंट है। तो वही आपको वापस मैप की ओर ले चलते हैं, ठीक है। अराकान योमा है क्या, इसको समझाने के लिए वापस भारत का मानचित्र देखना पड़ेगा आपको। फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो भारतीय प्लेट किससे टकराई थी, यूरेशियन प्लेट, ये पूरी की पूरी, ठीक है, यहां से यहां तक क्या है, यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, और ये भारतीय प्लेट है, ठीक है। अब आप देखते हैं कि भारतीय प्लेट किससे टकराई, यूरेशियन प्लेट से टकराई। कब टकराई, 7 करोड़ साल पहले, और टकराना शुरू हुआ था, और आज तक, आज तारीख तक क्या हो रही है, ये भारतीय प्लेट इस प्लेट की तरफ, यूरेशियन प्लेट की तरफ आगे बढ़ रही है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या, कैसे बोल सकते हैं कि नेपाल में आपने देखा होगा भूकंप आया, ठीक है, या आप देखते हैं इस एरिया में भूकंप ज्यादा आते हैं, लैंडस्लाइड होता है, भूस्खलन होता है, ठीक है, चट्टानें टूट टूट कर गिरती है, ठीक है। भूकंप और चट्टानें टूटने का कारण यही है कि ये भारतीय प्लेट आज भी, ठीक है, आज भी किस तरफ बढ़ रही है, प्रतिवर्ष थोड़ी थोड़ी दूरी है इसकी, क्या दूरी, क्या इसमें क्या बोल सकते हैं, इधर खिसक रही है, ठीक है, किसकी तरफ, यूरेशियन प्लेट की तरफ खिसक रही है, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, हिमालय ऊंचा हो रहा है, ठीक है, हिमालय ऊंचा हो रहा है। तो हिमालय कितना ऊंचा हो रहा है कि माउंट एवरेस्ट का भी लेटेस्ट हाइट, माउंट एवरेस्ट की हाइट आपने देखी 8,848.86, पहले सिर्फ
इतना आता था मीटर में, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, पॉइंट के बाद नई जो हाइट है माउंट एवरेस्ट की वो कितनी बढ़ गई है, ये सेंटीमीटर में, पॉइंट के बाद किसमें 86, ठीक है। तो 1 मीटर से थोड़ी ही कम, ठीक है, ये हाइट बढ़ गई। पहले इतना ही पढ़ते थे हम डेटा, अब ये और इसमें जुड़ गया 86, ठीक है। तो लगभग 86 सेंटीमीटर ऊंची हो गई है क्या माउंट एवरेस्ट, ठीक है, लगभग यहाँ पर आप देखिए हिमालय में, ठीक है। अब देखिए ये 86 मीटर क्यों बढ़ा है, क्योंकि भारतीय प्लेट किधर खिसक रही है, इधर की तरफ खिसक रही है, यूरेशियन प्लेट की तरफ। उससे मैंने लेयर कौन कौन सी बनी बता दी। अब इसमें भी अपन ने पढ़ी थी कि ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया देखते हैं जिसमें क्या काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल 4 देखते हैं, ठीक है। इसमें जहां पर बर्फ दिख रही है वो वृहद हिमालय, उसके नीचे वाला कौन सा, निम्न हिमालय या मध्य हिमालय, ठीक है, और या लघु हिमालय भी बोल सकते हैं। और बाहरी जो लाइन है वो है क्या, शिवालिक, वृहद, निम्न, लघु या मध्य, और लास्ट वाला हो जाएगा शिवालिक, ठीक है। अब अपन ने अरावली की बात की कि अरावली कहाँ पर, अरब सागर में कुछ हिस्सा है। वैसे ही हिमालय का ध्यान रखिएगा, जब ये यहाँ पर फोर्स लग रहा था तो भारतीय प्लेट का कुछ हिस्सा इधर भी टकराया था इस यूरेशियन प्लेट से, ठीक है। तो हिमालय जो बन रहा था उसका एक फोल्ड बना, फोल्ड मतलब मुड़ाव, आप देखिए यहाँ पर, ये आप देख पा रहे हैं, ये सैटेलाइट का मैप है, एग्जैक्ट जो चीज है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सैटेलाइट का देखिए तो यहाँ पर ये देखिए एक मोड़ है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये कहाँ पर पड़ता है ये पूछ रहे हैं इस प्रश्न में कि ये मोड़ कौन से देश में पड़ता है, कौन सा, अराकान योमा, ठीक है। अब ये अपन ने वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, बाह्य हिमालय, शिवालिक, धौलाधार ये सब पढ़ लिए, सब यहाँ पर है इंडिया। लेकिन जो ये वाला मोड़ है इसको क्या बोलते हैं, अराकान योमा बोलते हैं, अराकान योमा, ठीक है। अराकान योमा कौन से देश में स्थित है ये प्रश्न। अब यहां पर देखिए भारत के इस तरफ कौन सा देश आ जाता है, म्यांमार आ जाता है, ठीक है, म्यांमार आ जाता है। म्यांमार आप देखिए ये पूरा एरिया, ये, ठीक है, ये पूरा एरिया क्या, म्यांमार। तो अराकान योमा कहां पर पड़ता है, इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखिए म्यांमार, ठीक है, म्यांमार इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। मैप में देखिए आपको और अच्छे से समझ में आएगा, मैंने आपको मैप से ही समझाई है अभी तक चीजें। अगला प्रश्न, हिंदी, गणित, भूगोल, सारी चीजें जितना भी नॉर्मल नॉलेज होता है, सामान्य ज्ञान होता है, वो सब काम में लेंगे अपन। देखिए इसमें गणित का शब्द है माध्य, ठीक है, गणित का शब्द है माध्य। माध्य का मतलब होता है औसत, सामान्य शब्दों में बोले तो औसत होता है इसका मतलब। औसत, ठीक है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप विश्व में सर्वाधिक औसत ऊंचाई वाला है, ठीक है। अब कौन ऊंचाई मापने बैठा है भाई, ठीक है, और बहुत रेयर डेटा है ये चीजें, कई जगह आपको कितनी किताबें पढ़ लो इक्के दुक्के में मिलेगा, ठीक है। ये प्रश्न आया हुआ यूपी एसएससी, यूपी का जो पीसीएस होता है एग्जाम, वहां में आया हुआ उसके पेपर में, एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और अंटार्कटिका, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ज्योग्राफी में बहुत लोग कम इंटरेस्ट लेते हैं, राजस्थान का ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, भारत का पढ़ लेते हैं, विश्व का पढ़ो तब थोड़ा पता चले कि क्या क्या है दुनिया में, चीजें पता ही नहीं, ठीक है। अब देखिए एशिया के बारे में भी पता होगा, थोड़े बहुत जनों को यूरोप के बारे में पता होगा, उत्तरी अमेरिका की नॉलेज होगी, लेकिन ये तीनों ही नहीं है इसमें, ठीक है। अब आप थोड़ा सा अपना क्या बोलते हैं तुक्का लगाने की कोशिश करेंगे कि सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला, तो एशिया में आप बोलेंगे कि माउंट एवरेस्ट है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, कि एशिया कर दो, एशिया हो जाएगा गलत, ठीक है। इसी प्रकार बाकी जो महाद्वीप है यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया, तीनों गलत है। अंटार्कटिका इसमें राइट आंसर होगा। राइट आंसर कैसे होगा मैं थोड़ा सा आपको इसका परिचय दे देता हूं कि ये जो प्रश्न किया गया सर्वाधिक माध्य ऊंचाई, ये कहां से मापी गई है, समुद्र तल से,
ठीक है। समुद्र तल से पूरा महाद्वीप का औसत ऊंचाई कितनी है, किसी एक पर्वत चोटी की ऊंचाई नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। या वहां का जो धरातल है वो पूरा का पूरा उठा हुआ है, ठीक है। अंटार्कटिका आप गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करिए, आपको वहां का धरातल दिखेगा, तो आप बिल्कुल सामान्य चीजों में इसको समझ पाएंगे। अंटार्कटिका का धरातल है वो बाकी महाद्वीपों के मुकाबले क्या समुद्र तल से ज्यादा उठा हुआ है, ठीक है। एशिया में देखिए नदियां खूब है तो मैदान बना दिया उन्होंने, उत्तरी अमेरिका में भी मैदान खूब है, यूरोप भी मैदानी प्रदेश है, ठीक है। अंटार्कटिका पूरा का पूरा क्या है, लगभग पर्वतीय इलाका है, ठीक है, या पठारी इलाका, या वहां पर सामान्य धरातल से ऊंची सतह है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कुछ ऐसे ही प्रश्न, ठीक है, लगभग आपके 25 क्वेश्चन है, उनमें से 20 तो आपको मुझे लगता है मैप से ही करने पड़ेंगे, और जो पेपर सेट करता है वो इसी प्रकार की चीजें देखता है कि कहाँ पर आपको फंसाया जाए, ठीक है। मैप कई जने पढ़ते ही नहीं है, बुक के रटते रहते हैं, बुक के पन्ने पलटते रहते हैं, ये भूगोल तो आपको मैप से ही पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न देखिए, निम्नलिखित देशों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है, ठीक है। अब आपका इंटरेस्ट है ज्योग्राफी में तो आप झट से बता दोगे कि भाई ये मैप में जापान इधर है, क्यूबा इधर है, ठीक है, ये इधर है, वो उधर है, सब बता दोगे आप, ठीक है। लेकिन आपको इंटरेस्ट कम है, या आपने मैप को कभी ठीक से देखा ही नहीं है, ठीक है, या दुनिया के बारे में नॉलेज कम रखते हैं, आपको इस प्रकार की चीजें बोरिंग लगती है, तो वहां पर फंस जाओगे आप, ठीक है। तो देखिए इसमें 4 दिए गए हैं देशों के नाम, जापान, इराक, ग्रीस और क्यूबा, ठीक है। ग्रीस अभी चर्चा में, न्यूज में है, वहां पर जंगलों में आग लगी हुई है अभी। ग्रीस का मतलब यूनान, इंग्लिश में जैसे इंडिया बोलते हैं भारत को, वैसे यूनान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रीस बोलते हैं, यूनान। यूनान एक यूरोपीय देश है, वो मध्य सागर के उत्तर में, आप देखिए उत्तर पूर्व में यूनान एक द्वीपीय देश है, और ये 4 दे रखे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है, अगर आपने मैप नहीं देखा है ज्योग्राफी में, आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में कमजोर हैं तो, ठीक है। तो वहां पर आप देखिए विश्व का मानचित्र काम में आएगा, ठीक है। तो मैं कहता हूं ज्योग्राफी तो हमेशा मानचित्र से ही पढ़नी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर ये है जापान, देखिए कई जनों को दिशाओं का भी सामान्य ज्ञान नहीं होता है, तो देखिए इस दिशा में आपको बता देता हूं, यहां पर आपको उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ठीक है। प्रश्न में पूछा था पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम पूछा था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें पहला जो देश है दिशा के अनुसार वो कौन सा आ रहा है, जापान। दूसरा देश आ रहा है आपके इराक, इराक, ठीक है। इराक के बाद देखिए यहां पर देश आ जाता है ग्रीस, यूनान, ठीक है। और फिर यहां पर आ जाता है क्यूबा, ठीक है। कि 4 देशों का पूर्व से पश्चिम क्रम पूछा था। अब देखिए कौन सा आ रहा है, जापान आ रहा है सबसे पूर्व में, उसके बाद आ रहा है इराक, इराक के बाद यूनान और क्यूबा, ठीक है। ये वर्ल्ड मैप आपने अगर ठीक से देखा है या आप जानकर रखते हैं तब आपको इजी लगेंगे, ठीक है। तो लौटते हैं प्रश्न में वापस। तो देखिए मैंने बिल्कुल घुमाया नहीं है प्रश्न को, ठीक है। पहला ही ऑप्शन वही राइट आंसर, इसी में इसमें भी वही दे रखे हैं और इसमें भी वही दे रखे हैं, ठीक है। तो मैंने जानबूझ के ये बिल्कुल इजी रखा है ऑप्शन, आपको यहां से उठा के ये, ठीक है, बिल्कुल ये वाला आपको जापान, इराक, ग्रीस और क्यूबा 4 देश हैं, ठीक है। और देशों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंबल नदी किन राज्यों में बहती है? पहला ऑप्शन है एमपी, राजस्थान, गुजरात, यूपी। दूसरा है एमपी, गुजरात, राजस्थान। तीसरा है एमपी, राजस्थान, यूपी। और चौथा है एमपी, राजस्थान, सिर्फ 2 राज्य, ठीक है। तो
तो आप राजस्थान ज्योग्राफी को तो काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, हर एग्जाम में पढ़ते हैं, ठीक है, बिल्कुल आप बता सकते हैं इसमें, ठीक है। तो राइट आंसर कई जने गुजरात कर देते हैं, मैंने गुजरात भी रखा है इसमें, तो गुजरात नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने बताया था एलिमिनेट प्रोसेस क्या होता है कि इसको हटाया जाना चाहिए, तो गुजरात में तो बहती नहीं है साहब ये बिल्कुल, ठीक है। तो गुजरात इसमें भी है, इसमें भी, दोनों को हटाओ, ठीक है। अब देखिए यूपी में बहती है कि नहीं बहती है, बिल्कुल बहती है। यमुना की एक सहायक नदी है चंबल, और यमुना कहाँ बहती है साहब, यूपी में बहती है, ठीक है। तो यूपी इसमें नहीं है, तो ये भी गलत है, ठीक है। और यमुना में मिलती है चंबल नदी, ठीक है, यमुना में जो इटावा है, ठीक है, वहाँ पर जाकर ये यमुना में मिल जाती है। तो एमपी से तो इसका उद्गम होता है, ठीक है, और राजस्थान में ये बहती है, ठीक है, और यूपी में ये जाके किस में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। तो चंबल नदी किन राज्यों में बहती है, तो एमपी से राजस्थान में प्रवेश करती है, और अंत में ये यूपी में यमुना में मिल जाती है, ठीक है। अब इसके जो फैक्ट्स हैं वो आपने काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, वो आप कहाँ से प्रवेश करती है, क्या है, वो पूरा डिटेल आपने देख रखा होगा, मैंने क्लास में भी काफ़ी डिटेल में बताया आपको, ठीक है, जब नदियों वाला टॉपिक पढ़ाया था, तो वहाँ से आप देख लीजिए इसको, और बिल्कुल ईजी है, ठीक है, इसलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अगला प्रश्न, हाँ ये प्रश्न है घुमाने वाला, ठीक है, समझ में कितना आया, रटते तो सभी हैं, समझ में कितना आया कोई टॉपिक। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा कपास की अधिकतम मात्रा का उत्पादन करता है, ठीक है। अब कपास के उत्पादक राज्य आपने अगर पढ़ रखे हैं, ठीक है, कृषि वाले टॉपिक में, ठीक है, तब तो आप कर देंगे, ठीक है। अब इसमें राज्यों के नाम भी नहीं दे रखे हैं, ठीक है, जानबूझ के, ठीक है, घुमाया है प्रश्न को, राज्यों का नाम नहीं देके एरिया दे दिया है, कौन से एरिया में ज्यादा उत्पादन होता है। तो पहला ऑप्शन देखिए उत्तर पश्चिमी भारत और गंगा क्षेत्रीय पश्चिम बंगाल, ठीक है। हाँ उत्तर पश्चिम भारत में होता है क्या साहब, बिल्कुल होता है, ठीक है। गंगा क्षेत्रीय बंगाल में होता है, बिल्कुल होता है, कपास होता है। लेकिन प्रश्न किया जा रहा है यहाँ पर अधिकतम मात्रा का उत्पादन करता है, अधिकतम मात्रा मतलब यहाँ पर होता है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको ही कर दो आप राइट, ठीक है। तो फिर देखिए उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत, ठीक है। अब उत्तर पश्चिमी आप देखिए, अगर आपने कपास उत्पादक जो राज्य है वो पढ़े हों, ठीक है, तो पंजाब में होता है क्या साहब, कपास, पंजाब। पंजाब के बाद देखिए हरियाणा, राजस्थान में होता है क्या, राजस्थान में भी होता है। गुजरात में होता है क्या, गुजरात में भी होता है कपास का उत्पादन, ठीक है। फिर देखिए पश्चिमी भारत में गुजरात के बाद महाराष्ट्र आ जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र आ जाएगा। तो ये राज्यों में आप देखिए लुधियाना, आप जो होजरी गवर्नमेंट्स खरीदते हैं, लुधियाना पंजाब, हरियाणा में पानीपत, सोनीपत, इस प्रकार के कई फैक्ट्री, राजस्थान में देखिए भीलवाड़ा, आपके पाली एरिया, ठीक है, इधर श्री गंगानगर खूब कपास की ये सूती वस्त्र की मिलें हैं, ठीक है। तो इसी वजह से है क्योंकि कपास का उत्पादन होता है। और भारत में देखिए गुजरात सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कपास का। फिर देखिए सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र मिलें कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये 5 राज्य बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो आपको ये लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगा के, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्पादन और प्रोसेस यहीं पर होता है, किसका, कपास का, ठीक है, अधिकतम मात्रा में उत्पादन, ठीक है। बाकी आप देखिए बिहार है, यूपी है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु, केरल, उधर होता तो है लेकिन कम मात्रा में होता है, ठीक है। अधिकतम मात्रा कपास की यहीं इन्हीं राज्यों में उत्पादित की जाती है, और ये राज्य यहाँ पर इस एरिया में आते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सारी चीजें लगभग मैप से ही, दिमाग चकरा जाता है ऐसे प्रश्न देख के, और कई जने तो तुक्के मार के आते हैं, और तुक्के मारना ही नहीं है साहब, तुक्के मारोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस मार्किंग होके कम हो जाएंगे नंबर,
इसलिए तुक्के मारने से अच्छा है पढ़ाई करो, और पढ़ाई करने का तरीका आपको पता हो। ठीक है, तरीका क्या है साहब, भूगोल पढ़ना है तो मैप से पढ़ो। ठीक है, और चीजों को समझो रटने की बजाय। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक। ठीक है, अब सर्वोच्च शिखर का नाम भी कई जनों ने रट रखा है कि हाँ साहब कौन सी है, कि सैडल पीक। अब ये पूछ रहा है कि सैडल पीक कौन से उसमें एरिया में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कौन से द्वीप में स्थित है सैडल पीक। ठीक है, नहीं पता साहब, तो ये क्वेश्चन आप क्या करेंगे, या तो गलत करके आएंगे या छोड़ के आएंगे। ठीक है, और छोड़ के आए तो 2 नंबर गए, और गलत कर दिया तो माइनस मार्किंग आप 1/3 कर लो इसमें। ठीक है, तो आपने 0.33% जो है मार्क्स उस क्वेश्चन के क्या कर दिए, गलत कर दिए। और नहीं आता है तो देखो भाई पढ़ो, और पढ़ने का तरीका बता दिया हमने। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, उसकी तरफ बढ़ते हैं थोड़ा। ये है साहब अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अब देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपके इसमें ऑप्शन था उत्तरी अंडमान। ठीक है, नॉर्थ अंडमान में क्या है साहब आपके इसमें। ठीक है, इसमें आपके सैडल पीक स्थित है। पीक मतलब चोटी, उत्तरी अंडमान में है, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें आप कई चीजें देखते हैं, लिटिल डंकन पास किसके बीच में है साहब, तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में क्या है, डंकन पास आता है। पोर्ट ब्लेयर को इसकी राजधानी है अंडमान निकोबार की, वो किस में है, वो आपके किसमें है, साउथ अंडमान में पड़ती है इसकी राजधानी। ठीक है, अब देखिए और क्या पड़ता है, 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में स्थित है, तो ये तो है लिटिल अंडमान, ये कार निकोबार, दोनों के बीच में क्या है 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री क्या है साहब, वही अक्षांश रेखाएं हैं जो 0 डिग्री से स्टार्ट होके 90 पर खत्म होती है उत्तरी, और ये दक्षिणी। ठीक है, तो ये 10 डिग्री उत्तरी है, ध्यान रखना। भूमध्य रेखा से 10 डिग्री ऊपर जो अक्षांश गुजरता है तो यहां से गुजरता है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, 10 डिग्री चैनल बोल दिया। इसी प्रकार देखिए और क्या, सम्ब्रेरो चैनल ये यहां पड़ता है। ठीक है, ये ग्रेट निकोबार और आपके कार निकोबार के बीच में पड़ता है, सॉरी लिटिल निकोबार और कार निकोबार के बीच में पड़ता है। ठीक है, अब बे ऑफ बंगाल के उधर कौन सी खाड़ी है, अंडमान सागर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सैडल पीक नॉर्थ अंडमान में है। ठीक है, उत्तरी अंडमान में। एक पूछते हैं कोको चैनल। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है साहब, म्यांमार के उसमें कोको द्वीप, म्यांमार का कोको द्वीप और ये। ठीक है, नॉर्थ अंडमान के बीच में क्या है, कोको चैनल है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अंडमान। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर कर देते हैं डी, उत्तरी अंडमान में। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। पाक खाड़ी किनके बीच स्थित है। ठीक है, अब पाक खाड़ी दिमाग में जैसे ही पाक शब्द आता है आपका दिमाग कहाँ दौड़ता है, पाकिस्तान की तरफ दौड़ता है। ठीक है, बहुत रग रग में हमने देशभक्ति घुसी हुई है खून में। ठीक है, तो पाकिस्तान तो सबको ऐसे नाम लेते ही जैसे पता चल जाता है पाक खाड़ी किनके बीच स्थित है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जैसे पढ़ रखा है कि हाँ साहब कच्छ का एरिया, खंबात की खाड़ी इधर ही पड़ता होगा, पाकिस्तान की साइड में पड़ती होगी। ठीक है, तो कई जने करके आएंगे ये। ठीक है, तुक्का लगा के आएंगे और गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पाक खाड़ी का मैं थोड़ा सा आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, कि साहब पहले क्या जो बांग्लादेश था, ठीक है, बांग्लादेश था, ये किसका हिस्सा था, पाकिस्तान का। ठीक है, और फिर हमने 71 में क्या किया था, वहाँ पर जो पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है, उसको आज़ाद करा दिया। ठीक है, भारत ने आज़ाद करा दिया उसको, फिर बांग्लादेश कहलाया।
ठीक है, तो उधर वाला भी पाकिस्तान था पूर्वी, और ये इधर वाला पश्चिमी, आज की तारीख में है ये पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था। ठीक है, ठीक है, तो एक ही पाकिस्तान नहीं, दो थे पहले, अब एक हो गया। ठीक है, अब देखिए इस तरफ बढ़ते हैं अपन कि मैप में अगर ठीक से देख रखा है, सारी चीजें मैप से ही जुड़ी हुई है भाई, है अभी बताते हैं। ये अब देखिए ये है पाक जल संधि, ये पाक जल संधि, इधर आ रहा है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और ये है वही मन्नार की खाड़ी। ठीक है, ये मन्नार की खाड़ी है, वो बंगाल की खाड़ी है, दोनों के बीच में क्या पड़ रहा है, पाक जल संधि पड़ रही। पाक नहीं साहब, ये पाल्क है, ध्यान रखिएगा। कई जने पाक पाक बोलते हैं, पाक क्यों कहलाता, PAK, ये नहीं है, PALK, ये वाला पाक है ये। ठीक है, L साइलेंट है इसमें। ठीक है, इसलिए पाक स्टेट कहलाती। ये आपके भारतीय मुख्य भूमि है और ये श्रीलंका की मुख्य भूमि है, उसके बीच में पड़ती है। लेकिन ये तो प्रश्न में दे ही नहीं रखा कि भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, ये तो पूछ रहे हैं कि इनमें से बताओ, आप तो खाड़ियों में से बताओ, समुद्री एरिया में बताओ। तो बंगाल की खाड़ी तो इधर, ये पूरा का पूरा बंगाल की खाड़ी का एरिया आ जाता है, और इसके इधर आ जाता है आपके हिंद महासागर। हिंद महासागर में देखिए ये मन्नार की खाड़ी। ठीक है, तो दोनों के बीच में कौन सा, ये जो नाम इसमें शायद दिखता नहीं है, मैंने कोशिश की थी कि अल्ट्रा जो रेजोल्यूशन है उसका दिखाई दे, लेकिन ये कितना भी कोशिश कर लो मैप में कई बार धुंधला ही दिखता है इस स्क्रीन पे। ठीक है, तो आप कोई भी आपके पास इसकी एटलस हो, कोई भी मानचित्र की बुक हो, उसमें देख लेना, ये पाक जल संधि यहाँ पड़ती है दोनों के बीच में। तो आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच। तो इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप और मालदीव के बीच नहीं होगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच भी नहीं होगा, गलत। ठीक है, ये अपन ने देख लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन इस प्रकार के कई बार आ चुके हैं, आ रहे हैं। ठीक है, और फिर रिपीट होते हैं। ठीक है, प्रश्न ऐसे बनते कहाँ से? ठीक है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, राजस्थान सरकार की जो परियोजनाएं हैं, ठीक है, कृषि और सिंचाई से जुड़ी हुई, और इनका उल्लेख किया जाता है या तो बजट में, या राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा होती है किसी वर्ष की, उसमें इनका उल्लेख होता है बजट में या आर्थिक समीक्षा में। वहां से पेपर सेटर प्रश्न उठाता है। ठीक है, आप पुराने पेपर उठा के देख लीजिए। ठीक है, जो पेपर सेटर है उसने प्रश्न वहीं से उठाए। ठीक है, और लगभग 2-3 प्रश्न तो आप मान के चलिए वहीं से आएंगे। ठीक है, या तो बजट से या आर्थिक समीक्षा से। ठीक है, वहीं से जुड़े हुए आएंगे। ये प्रश्न आ चुका है पहले एग्जाम में, छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है, तो ये उसमें से उठाया हुआ प्रश्न है आर्थिक समीक्षा में से। ठीक है, तो जब आपके वसुंधरा राजे जी जो मुख्यमंत्री थी उस टाइम झालावाड़ में ये छापी सिंचाई परियोजना, उस वक्त वहाँ पर इसका कार्य प्रगति पर था, तो उस वक्त चर्चा में थी, इसकी स्वीकृति दी गई थी, तब ये चर्चा में था और प्रश्न आ चुका है झालावाड़। ठीक है, तो ये तो वही वास्तव में रटने की चीज है, रटने की, या उसमें से पढ़ो आप आर्थिक समीक्षा का सार या बजट, वहां पर आपको ये चीजें मिल जाएगी। हाँ, अगला प्रश्न है, राजीव गांधी लिफ्ट नहर निम्नलिखित में से किसका नाम है? गजनेर, गजनेर पड़ती है साहब आपके, गजनेर अभ्यारण्य भी है, ध्यान रखिएगा, बीकानेर में। ठीक है, कोलायत भी बीकानेर। फिर आता है जोधपुर, ठीक है, और पोखरण जैसलमेर में। ठीक है, तो राजीव गांधी लिफ्ट नहर, देखिए राजीव गांधी जी का नाम ऐसे मान सकते हैं। देखो, याद करने का तरीका बताऊं मैं आपको कि राजीव गांधी जी को कांग्रेस का नेता माना जाता है साहब, बिल्कुल सही है। ठीक है, राजस्थान में किसकी सरकार, कि हाँ साहब
किसकी सरकार की? कांग्रेस की। और गांधी जुड़ा है नाम के पीछे, तो बिल्कुल अभी देखिए अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो कहाँ से हैं साहब? जोधपुर से है। और देखिए इन परियोजना का नाम भी देखो ऐसे जोड़ के, ठीक है, जोधपुर से जोड़ के ऐसे याद किया जाए, ठीक है। तो राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना जोधपुर में पेयजल, ठीक है, पेयजल के लिए बहुत ज्यादा, इसका तीसरा फेज अभी स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है, तीसरा फेज इसका प्रगति पर है। और इससे जोधपुर को पेयजल की सुविधा, इसके अलावा पाली और बाड़मेर, ठीक है, पाली और बाड़मेर को भी पेयजल की सुविधा प्राप्त होगी, ठीक है। तीसरे फेज में जोधपुर के साथ साथ पाली और बाड़मेर को भी, ध्यान रखिएगा, नई चीज बताइए मैंने आपको, राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना से जोधपुर, पाली और बाड़मेर तीसरे फेज का कार्य प्रगति पर है, ठीक है। तो इन 3 जिलों को पेयजल की सुविधा प्राप्त होगी। हाँ, ये सब क्वेश्चन आप देखो वहीं से, प्रश्न को पढ़िए। हाँ, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान का नागपुर उपनाम से प्रसिद्ध है? ठीक है, अब उपनाम कई बार आप पढ़ते हैं, हाँ ये साहब इसको ये कहते हैं सन सिटीर, ब्लू सिटीर है और पिंक सिटीर, ऐसे पढ़े होंगे आपने, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ठीक है। राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नागपुर क्यों प्रसिद्ध है भाई, ठीक है, तब आप बता पाएंगे। नागपुर ऑरेंज, ठीक है, नागपुर ऑरेंज के लिए, संतरे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। संतरा, इसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है नागपुर में, ठीक है। तो आपको बताना है कि राजस्थान के कौन से जिले में संतरे का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, जिससे उसको उपमा दी गई है, किसकी? नागपुर की उपमा दी गई है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? श्रीगंगानगर करेंगे, वो तो हो जाएगा, फिर वहां पर श्रीगंगानगर कर दोगे आप, हनुमानगढ़ कर दोगे, किन्नूर, किन्नौवार, ऐसे शब्द आप ध्यान में रखोगे तो दिक्कत आ जाएगी। ध्यान रखिएगा, नागपुर आपके झालावाड़ को कहा जाता है, ना कि श्रीगंगानगर को। वो किन्नू अलग आता है, माल्टा अलग आता है, ठीक है। तो झालावाड़ में क्या होता है? संतरा होता है, संतरे में, किन्नू में और क्या माल्टा में फर्क होता है, ठीक है। एक ही कुल के हैं, जैसे नींबू होता है, ठीक है, एक ही कुल के फल है, लेकिन संतरे का उत्पादन कहाँ पर होता है? झालावाड़। और संतरा कहाँ पर? भारत में तो नागपुर का फेमस है और राजस्थान में झालावाड़ का फेमस है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको झालावाड़ करना है, ठीक है। ये याद करने की चीज है और समझने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है इसमें। आगे क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा इस प्रकार के अभी बहुत ट्रेंड में है इस प्रकार के क्वेश्चन, जैव विविधता और वन्य जीवों से जुड़े हुए, ठीक है। अभ्यारण्य आप पढ़ते हैं, लेकिन इसको काफी घुमा के दिया है प्रश्न को। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के बीच बाघों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए जिस आखेट निषिद्ध क्षेत्र की स्थापना की गई है वो कौन सा है? ठीक है, कौन सा है? तो आपने अगर पढ़ रखे हैं आखेट निषिद्ध क्षेत्र, आप तो अभ्यारण्य पढ़ेंगे, हैं, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे, बाघ परियोजनाएं पढ़ेंगे, लेकिन इन्होंने तो हटके ही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। और आपके एग्जाम का पैटर्न ही आजकल इसी प्रकार का हो गया है, ठीक है। आप सामान्य चीजें पढ़ते हैं, उससे थोड़ा सा हटा के, ठीक है, हटा के पूछते हैं थोड़ा सा कि उसके आसपास की कितनी नॉलेज है आपको, ठीक है, उसके आसपास की कितनी नॉलेज है। तो देखिए कुंवालजी, सोरसन, संथाल सागर और कनक सागर, ठीक है। सोरसन एक गोडावण के लिए, ध्यान रखिएगा, गोडावण संरक्षण के लिए 12, कनक सागर बूंदी है, और संथाल सागर आपके हैं जयपुर दौसा के आसपास। देखिए रणथंभौर
सवाई माधोपुर में। ठीक है, सवाई माधोपुर से कहां पर जाना है इनको? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। रामगढ़ पड़ता है साहब बूंदी में। ठीक है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहां पड़ता है? बूंदी। ठीक है, अब देखिए इनको जाना है कहां पर? बूंदी जाना है साहब। तो किधर से होके जाएंगे? बीच में। ठीक है, संथाल सागर। संथाल सागर में है, तो संथाल सागर में इसके बीच में आएगा ये, जब ये रणथंभौर से रामगढ़ की ओर जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा संथाल सागर। जयपुर दौसा के आसपास का एरिया है संथाल सागर। ठीक है, और ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, राजस्थान का सबसे कम क्षेत्रफल वाला, सबसे कम क्षेत्रफल वाला आखेट निषिद्ध क्षेत्र। आखेट बोलते हैं शिकार को, ध्यान रखिएगा। आखेट निषिद्ध, निषिद्ध मतलब मना। ठीक है, सबसे छोटा आखेट निषिद्ध क्षेत्र पूछ ले तो भी संथाल सागर ही करना है साहब आपको। और ये सी आपके 2 प्रश्न इसमें मैंने बता दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घोटारू किस जिले में स्थित है? ठीक है, अब आपको ये तो पता ही नहीं चलेगा कि पूछना क्या चाह रहा है साहब। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज को आपने समझा कितना है, ठीक से आपने उस टॉपिक को कितना दिमाग में बैठाया है। ठीक है, रटने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब देखिए घोटारू में क्या हीलियम गैस के भंडार मिले हैं साहब। किसके? हीलियम के। क्लास में मैंने बताया था, याद हो तो आपको। ठीक है, हीलियम गैस के भंडार मिले। अब बताइए कौन से जिले में? ठीक है, तो नागौर में, जैसलमेर में, चित्तौड़गढ़ या बांसवाड़ा। ठीक है, तो घोटारू ध्यान रखिएगा जैसलमेर में एक क्षेत्र है, क्योंकि प्राकृतिक गैस का कहां पर भंडार ज्यादा है साहब? तो पश्चिमी राजस्थान में, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में इधर ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, और उनमें भी प्राकृतिक गैस के भंडार जैसलमेर में ज्यादा। ठीक है, तो घोटारू एक गांव है या क्षेत्र है जो कहां पड़ता है? जैसलमेर जिले में पड़ता है। ठीक है, जैसलमेर जिले में पड़ता है। और यहाँ पर किसके भंडार? अब आपको क्वेश्चन को घुमा के पूछे कि घोटारू किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये जाना जाता है, तो हीलियम गैस के लिए आया हुआ प्रश्न है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ये इतनी देर राजस्थान की बातें चल रही थी, अब अपन वापस भारत के भूगोल में घुस रहे हैं। ठीक है, बहुत ही स्तरीय प्रश्न, और बीच बीच में ऐसे घुमा फिरा के मैंने राजस्थान, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इसलिए कि बोर नहीं हो आप देखते हुए वीडियो। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। 20वां प्रश्न है, भारत के उष्ण कटिबंध और के नहीं आएगा यहाँ पर, को आएगा। ठीक है, भारत को उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन के आधार के रूप में मानी गई है। कौन सी रेखा मानी गई है? ठीक है, 21 डिग्री जनवरी समताप रेखा, 18 डिग्री सेल्सियस जनवरी समताप रेखा, 12 डिग्री सेल्सियस जनवरी समताप रेखा और 15 डिग्री सेल्सियस जनवरी समताप रेखा। अब आप पढ़ते हैं कि हाँ साहब अपने कटिबंध पढ़ लिए कि हाँ 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक कौन सा भाई है आपके उष्ण कटिबंध है, उसके ऊपर है उपोष्ण कटिबंध है। ठीक है, फिर शीतोष्ण कटिबंध आ जाता है, फिर आपके लास्ट में शीत कटिबंध आ जाता है। ठीक है, लेकिन भारत को उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध दोनों में माना जाता है। ठीक है, क्योंकि 23 डिग्री बीचों बीच से गुजरती है 23.5 डिग्री भारत के। ठीक है, तो उसके ऊपर वाला तो उपोष्ण कटिबंध और 23.5 के नीचे वाला जितना भी एरिया है वो उष्ण कटिबंध कहलाता है। लेकिन इसके विभाजन का आधार क्या है साहब? तो ये उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध कहां पर? तो आपके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा
उसको आप अन्य शब्दों में क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हो, ठीक है, कर्क रेखा। अब इसमें तो ना तो अक्षांश दे रखा है ना कर्क रेखा, कुछ भी नहीं दे रखा है, इसमें तो तापमान दे रखा है, महीने का नाम दे रखा है और एक लाइन पूछी है साहब, ठीक है। बहुत हैवी क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी मेरिट तय करेंगे, क्योंकि घोट चुके हो, कई सालों से पढ़ रहे हो किताबें, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। बहुत लेवल के क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपको, है सामान्य क्वेश्चन। आप बाकी टेस्ट सीरीज के मुकाबले कहीं पे भी राजस्थान में किसी भी कोचिंग के मुकाबले आप इसको जांच सकते हो किस लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जैक्ट जो आपका पैटर्न होता है एग्जाम को, उसी के ऊपर मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं। और ढूंढ लेना आप किताबों में मिले तो सिंपल से, ठीक है। बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए, ठीक है। तो इसमें देखिए ये आपके तापमान होगा 18 डिग्री सेल्सियस, जनवरी समताप रेखा, ठीक है। कैसे, तो इसको मैप में समझ लेते हैं। आइए भारत का मैप निकालते हैं। अब देखिए कर्क रेखा, अब देखिए ये एक आप देखते हैं कि माही नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा, ठीक है। तो इसके जस्ट नीचे ये तो होगी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। इसको क्या मानेंगे, कर्क रेखा, कर्क रेखा बोलोगे आप। तो मैंने क्लास में भी आपको कुछ सामान्य चीजें बताई थी कि जैसे उत्तर भारत में तो भाई सर्दी में सर्दी ज़्यादा पड़ती है, गर्मी में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। लेकिन आप देखिए कि जैसे जैसे आप दक्षिणी भारत की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, वहाँ सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, पूरे साल ही क्या चलते हैं, पंखे चलते हैं साहब। मौसम बिल्कुल अनुकूल, सामान्य है, ना तो गर्मी ज़्यादा ना सर्दी ज़्यादा, बराबर तापमान रहता है, ज़्यादा अंतर नहीं आता उसमें, ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं आता है। तो देखिए ये ताप्ती नदी है साहब, ताप्ती नदी से लेकर ये महानदी, महानदी का मुहाना जो है, ये जो लाइन है साहब, ये इसके ऊपर वाला तो उपोष्ण कटिबंध, इसमें 18 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है जनवरी महीने में, ठीक है। इस लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसके नीचे इस लाइन के जो एरिया हैं सारे, उनमें एवरेज टेम्परेचर, औसत तापमान कितना होगा जनवरी महीने में, है 18 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। और दक्षिणी भारत ये आ जाएगा उष्ण कटिबंध में। यहां पर ताप्ती नदी, तापी भी बोलते हैं, ताप्ती या ताप्ती नदी से महानदी के मुहाने तक का जो एरिया है, वहां पर इस लाइन के आसपास के जो एरिया है, वहां पर टेम्परेचर कितना रहता है, औसत जनवरी में 18 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। औसत क्या रहता है, 18 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो ये जो रेखा है ये उष्ण कटिबंध, सॉरी उपोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध में बांटती है भारत को। ये चीज है, बहुत गहरी चीज है, ऐसे ही थानेदार नहीं बनोगे, बहुत जोर लगाना पड़ेगा। हाँ ये देखो प्रश्न है, कहीं पढ़ा ही नहीं होगा ऐसा प्रश्न आज तक। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विश्व में ईंधन, हाँ यहाँ पर हिंदी काम में आएगी, हिंदी भी साथ में पढ़ाता चल रहा हूँ फ्री में, ठीक है, फ्री में कोई वो है कि भूगोल के साथ साथ हिंदी भी। ईंधन ऐसे नहीं लिखते हैं, ईंधन में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बिंदु लगता है, शब्द शुद्धि आएगी, है एग्जाम में मान के चलो 5 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे शब्द शुद्धि, है। तो ईंधन ऐसे लिखते हैं, ईंधन में यहाँ पर डॉट लगेगा ई के बाद। ईंधन काष्ठ, ठीक है, काष्ठ, ठीक है, काष्ठ होता है लकड़ी,
ठीक है, का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक रूस है। ठीक है, अब देखो रूस का आप देखो ना क्षेत्रफल दिखाए, वैसे तो हाँ काफी चीजें बताई है मैंने, फिर भी बता देते हैं एक बार। ये है साहब रूस, आधी दुनिया में फैला हुआ है। ठीक है, ये देखो ये तो दुनिया है और ये दुनिया में देखो यहां से लेकर यहां तक फैला हुआ है। अब सोचो कितने पेड़ होंगे यहाँ पे, हैं बहुत ज्यादा पेड़ होंगे, और यहाँ की जो लकड़ी भी खूब पेड़ होंगे तो खूब लकड़ी होगी ईंधन के लिए। ठीक है, तो ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है साहब? रूस है। अब आप तो कहोगे वहां बर्फ ही बर्फ गिरती है साहब, बर्फ ही बर्फ गिरती है, फिर भी वहां पर पेड़ होते हैं जो इस एरिया में क्या होते हैं, उगते हैं। ठीक है, साइबेरिया क्षेत्र, टुंडा क्षेत्र में क्या है, ध्रुवीय क्षेत्रों में पेड़ पौधे पाए जाते हैं लेकिन कम मात्रा में। लेकिन आप जैसे जैसे इस एरिया में आओगे नीचे, पेड़ों या वनस्पति की जो मात्रा है वो बढ़ती जाए। ठीक है, तो ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक रूस है साहब। ठीक है, अपने राजस्थान में पूछे साहब कौन सा है, तो ऐसे बबूल बताओगे आप तो, है बबूल की लकड़ी ईंधन काष्ठ है, भारी बांध के आपने देखा होगा कई जने लेके आते हैं। तो इसमें रूस हो जाएगा। फिर देखिए हाँ, ये भी क्वेश्चन उसी पैटर्न पर दिमाग लगाने वाला है कि सीधा सीधा थाली में परोसे हुआ क्वेश्चन नहीं मिलेगा। है वो दिन लद गए। ठीक है, बहुत दिन लद गए कि भाई ऐसे ही हाँ आंखें मीच के ही करे हो, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। विश्व की जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच संकेंद्रित है? ठीक है, अधिकांश शब्द एक इसमें आप जोड़ लीजिए, तब क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, विश्व की अधिकांश जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच संकेंद्रित है? संकेंद्रित मतलब जहां घनी बसावट है दुनिया में इंसानों की। ठीक है, तो दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा कहाँ है। ठीक है, आप देखोगे भारत में है, चीन में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, अफ्रीकी देशों में है। ठीक है, और इधर जो खाड़ी देश अरब कंट्रीज हैं, ठीक है, वहां पर ज्यादा है। ठीक है, और उधर चले जाओ ब्राजील में ज्यादा है साहब। ठीक है, तो देखो वर्ल्ड का मैप निकालते हैं वापस। अब आप तो सोचो कि अक्षांश देशांतर मैप में दे ही नहीं रखे। ठीक है, तो आएंगे भी नहीं। ठीक है, तो छोड़ दो उनको, छोड़ना नहीं है। वैसा बहुत चीजें देखो, इसमें बहुत बड़ी बदमाशी की है। देखो मैप वाले ने भारत का जो एरिया है ना पाकिस्तान अधिकृत, उसको पाकिस्तान में बता रखा है। ठीक है, ये तो मेरी नजर पड़ गई, ये तो कोई केस ठोक दे साहब है कि भारत का नक्शा गलत बता रखा है। 15 अगस्त आते आते तो ले साहब कहें ये क्या पढ़ा रहे हो गुरुजी? नहीं, ये नहीं पढ़ा रहे हम, बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं, ये गलती है इसमें। ठीक है, और इसके लिए मैं सभी से माफी चाहता हूँ कि इसको मैप को नहीं लेना चाहिए था हमें। ठीक है, नहीं लेना चाहिए था। और देखो ये भारत का एरिया इसमें जानबूझ के बता रखा है। कुछ देश बदमाशी करते हैं, ठीक है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बदमाशी करती है, वो ऐसे नक्शों को ही बदल देती है। तो इसमें ध्यान रखिएगा आप, ये भारत के हिस्से में आता है वैसे तो। अब बात आती है अक्षांश और देशांतर की, तो देशांतर इसमें पूछा नहीं है। इसमें तो पूछा है कि एक तो भूमध्य रेखा पूछी है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री देशांतर, सॉरी अक्षांश है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री में ना तो उत्तर आएगा ना दक्षिण आएगा, इसको तो अपन क्या बोलेंगे, 0 डिग्री बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान रखिएगा कि मैंने बताया साहब कि जो एरिया इसमें ये आपके मैक्सिको ले लो, सारे क्या ले लो, ये उत्तरी आपके क्या ले लो, अफ्रीकी देश ले लो। अफ्रीका में नाइजीरिया, नाइजर, सूडान वगैरह वगैरह इतने देश हैं। ठीक है, अरब कंट्रीज ले लो, अरब देश हैं, अरब देश ले लो, भारत ले लो, चीन ले लो, पाकिस्तान ले लो, हैं बांग्लादेश ले लो, बांग्लादेश ले लो,
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा साहब, ये पूछ रहा है 20 डिग्री। 20 डिग्री कहां पर, तो ध्यान रखिएगा ये वाली है, 20 डिग्री को आप यहां मानो है, 20 डिग्री से 40 डिग्री, 20 डिग्री से 40 डिग्री। आप ध्यान रखिएगा, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या या आबादी आपको इन्हीं देशों में मिलेगी। अरे भाई साहब देखो, ये चीन में 1.5 अरब लोग रहते हैं, भारत में भी लगभग इतने, तो टोटली क्या है, 7 क्या है भाई साहब, 7 अरब से लगभग कुछ ज्यादा है अभी क्या आबादी। अब 2 देश यहाँ पर आ गए, आप यूपी देख रहे हो यहाँ पर है, बिहार देख रहे हो, बंगाल देख रहे हो, इन राज्यों में तो ज्यादा है, दिल्ली देख रहे हो, राजस्थान देख रहे हो, एमपी, तो अधिकतम जो संकेंद्रण है, ठीक है, आबादी का, भारत और चीन के ही देख लो आप, तो बाकी देशों को तो छोड़ भी दो, तो सबसे ज्यादा आबादी कहाँ मिलती है, 20 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच आबादी की बसावट सबसे ज्यादा है दुनिया में। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री उत्तरी तक। ठीक है, तो क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन राइट करेंगे आप, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये वाला। ठीक है, ये 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधिकांश जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच संकेंद्रित है, तो बिल्कुल चीन और भारत को ध्यान में रखना है। ठीक है, चीन और भारत को ध्यान में रखेंगे तो ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा आप। फिर देखिए 23वां क्वेश्चन, क्वेश्चन आपने कई बार ऐसे राजस्थान की नदियां वगैरह पढ़ी होगी, लेकिन इसको थोड़ा समझाने के हिसाब से, समझने के हिसाब से बहुत लॉजिकल क्वेश्चन, कि हाँ साहब के चंबल की पढ़ ली, लूणी की पढ़ ली, माही पढ़ ली, बाणगंगा और बनास खूब रट लिया आपने। ठीक है, अब ये तो पूछ रहा है कि राजस्थान में बहने वाली किस नदी का उद्गम हिमालय से होता है। ठीक है, तो बाणगंगा, बाणगंगा तो भाई साहब राजस्थान से ही निकलती है, बैराट की पहाड़ियों से। रूपा रेल भी इधर है, रूपा रेल इधर। और फिर देखो गंभीर, गग्गर, ठीक है, तो गंभीर नदी इधर, चंबल की सहायक नदी हो गई, रूपा रेल उधर है, यमुना की। फिर बच्ची है गग्गर। ठीक है, ये काफी रट चुका हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, और क्लास में बता रखा है मैंने डिटेल में। ठीक है, और ऐसे आप पढ़ लेना उद्गम वगैरह, लेकिन हिमालय से होता है। ठीक है, तो हिमालय से तो अभी शिवालिक जो बताया था, शिवालिक आपने कभी ऐसे दार्जिलिंग क्या वो क्या पढ़ा होगा, उत्तरी हिमालयन रेलवे। ठीक है, कालका शिमला, कालका एक जगह है शिमला के पास। ठीक है, शिमला के पास कौन सी जगह है, कालका माता का मंदिर है वहां पर, शिवालिक हिमालय में। ठीक है, वहां से गग्गर नदी का उद्गम होता है। ठीक है, वहां से गग्गर नदी का उद्गम होता है, और ये राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले और श्री गंगानगर जिले में बहती है। और पहले ये जिसमें बाढ़ आती थी तो हकरा नाम से इसको पाकिस्तान में जाना जाता है, और फोर्ट अब्बास तक ये पहुंच जाती थी। ठीक है, फोर्ट अब्बास तक। ये प्रश्न आ चुका है, कई बार घुमा फिरा के पूछा है, लेकिन मैंने और तीसरा डायमेंशन और दे दिया है, कितनी घुमा लो, अब ये इस तरीके से अभी तक नहीं घुमाया। ठीक है, तो मैंने उस प्रकार से भी घुमा दिया है कि भाई बताओ गग्गर के बारे में। तो कहां से, हिमालय की शिवालिक श्रेणी से। ठीक है, और शिवालिक में भी कहां पर, कालका जगह है शिमला के पास, वहां से इसका उद्गम होता है। देखते हैं मैप में थोड़ा सा मिल जाए तो। हाँ, दिया हुआ है, ये देखो एक लाइन दे रखी है, शिवालिक श्रेणी। ठीक है, शिवालिक श्रेणी से क्या निकली साहब, एक नदी निकली है, ऐसे। ठीक है, तो कालका शिमला से ऐसे निकलती है नदी, और पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक ये जाती थी, और ऐसे। ठीक है, तो ये हिमालय से उद्गम होता है इसका। तो इसमें क्या हो जाएगा, गग्गर नदी हो जाएगा। फिर देखो ये क्वेश्चन वैसा बहुत बार रिपीट होता है, और रिपीट होना क्यों चाहिए कि आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि विश्व के खनिज क्षेत्र। ठीक है,
अब आपने तो भारत में पढ़ा होगा, भारत का रूर किसे कहा जाता है, ज्यादा से ज्यादा ये पढ़ा है आज तक, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ये पढ़ा है कि भारत का रूर किसे कहा जाता है, तो रूर किसे कहा जाता है, भारत का रूर, ठीक है, ये आपके छोटा नागपुर को, छोटा नागपुर का पठार, ये भारत का रूर कहला जाता है, ठीक है। कोयला, कोयला और खनिज ज्यादा है बाकी, ठीक है, तो इसलिए भारत का रूर किसे, छोटा नागपुर। आरएस मेंस के एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आया था कि भारत का रूर, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार का महत्व बताइए, ठीक है, ऐसे घुमा फिरा क्वेश्चन, तो मेंस में 5 नंबर का पूछा, और है जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें भी आता है ये क्वेश्चन, भारत का रूर, ठीक है, तो छोटा नागपुर। लेकिन अब ये पूछ रहा है कि रूर खनिज क्षेत्र किस देश में स्थित है, ठीक है, तो देखिए ये जर्मनी में स्थित है भाई साहब, और यहां पर कोयला, कोयला खनन, जर्मनी का 80% कोयला कहां से निकाला जाता है, रूर एक घाटी है, जैसे पुष्कर घाटी है ना अपने, वैसे एक रूर घाटी है जर्मनी में, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन बताऊं भारत के, सॉरी वर्ल्ड के मैप में, देखो मिल जाए तो, है ये मिल गई, देखो ये जर्मनी का मैप आप देखिए, उसमें किसमें, वर्ल्ड मैप में, और जर्मनी में ये रूर वैली है, वैली का मतलब क्या होता है, आपके घाटी होता है, तो जर्मनी में ये वाला एरिया किसके लिए, 80% यहां पर कोयला, %80 जर्मनी का कोयला कहां पर निकलता है, रूर वैली में निकलता है, ठीक है, तो ये जर्मनी में पड़ता है रूर क्षेत्र। इसमें ए राइट हो जाएगा, बिल्कुल राइट है, ठीक है, रूर ऐसे मत कर देना, रूल्स में गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वां और अंतिम क्वेश्चन है साहब, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और ऐसे ठीक है छांट छांट के बिल्कुल लेवल के क्वेश्चन। पिट्सबर्ग किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, अब वो तो उसमें तो पूछा था कौन से देश में, ठीक है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है, वो तो बता दिया जर्मनी और कोयला। अब इसमें पूछा है पिट्सबर्ग किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें ध्यान रखिएगा लोहा, ठीक है, लोहा का सबसे ज्यादा यहाँ पर उत्पादन होता है, और पिट्सबर्ग बहुत अच्छे, इस्पात नगर कहा जाता है इसको। ये पेंसिल्वेनिया वहां के एक राज्य है, किसका, यूएसए। वहां पर एक पेंसिल्वेनिया राज्य में क्या है, एक नगर है पिट्सबर्ग, जहां पर क्या, लोहा, ठीक है, लोहे का उत्पादन बहुत होता है, इस्पात, लौ इस्पात भी बोल सकते हैं, ठीक है, लोहे को जब अशुद्धियां दूर कर दी जाती है उसकी, तो उसको क्या बोलते हैं, इस्पात बोलते हैं, ठीक है, तो इसलिए इस्पात नगर कहा जाता है इसको, यूएसए का, ठीक है। और इसमें ध्यान रखिएगा धुआं नगरी भी कहा जाता है इसको, ठीक है, धुआं नगरी, बहुत ज्यादा वहां पर लोहे का क्या होता है, शुद्धिकरण होता है, तो इसलिए लोहा नगरी भी कहा जाता है, इसका अशुद्धियां दूर करने के लिए बड़ी बड़ी वहां पर लगाई गई है, संयंत्र लगाए हुए हैं, प्लांट, ठीक है। तो ये पिट्सबर्ग कहाँ पड़ता है, यूएसए में पड़ता है, और किसके लिए प्रसिद्ध है, लोहा इस्पात के लिए, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन देखो, बहुत ही मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि आपको वो लेवल दिया जाए जो एग्जैक्ट आरपीएससी आपके पेपर में देगी, ठीक है। और मैं अगर पेपर बनाऊं तो किस प्रकार के क्वेश्चन दूं, या मैंने जो अपना आज तक का जो अनुभव है वो निचोड़ के इसमें डाला है, ये 25 क्वेश्चन है, कि 1/4 चीज है जो अभी तक आपको पूरी देनी है इसमें से, ठीक है। 25 क्वेश्चन के अलावा अभी 75 क्वेश्चन और आपको मैं और दूंगा, इसी लेवल के दूंगा, ठीक है। और आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये टेस्ट सीरीज 25 क्वेश्चन की, और पूरा इसको समझा के, ठीक है, मैप के साथ, ठीक है। बाकी आप जितनी भी राजस्थान में या कहीं पे भी टेस्ट सीरीज चल रही है, उससे आप इसका क्या कर सकते हैं, गुणवत्ता देख सकते हैं, तुलना कर सकते हैं गुणवत्ता में, और ये आपको मिल जाएगी बहुत ही जल्द।
और इसको आप देख लें एग्ज़ाम से पहले या समझ लें, ठीक है। बहुत अच्छा आपको हो सकता है कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन नहीं आता है ना, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा और वो एग्जाम में नहीं आया, ऐसे मन छोटा नहीं करना, उसका लिंक कहीं ना कहीं आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। कई चीज़ें घूम फिरा के आपको वो लिंक या हिंट दे सकती है आप जिससे किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर ठीक से कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको तरीका बताया किस प्रकार से आपका दिमाग चलना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, क्वेश्चन को कैसे समझना चाहिए, उसका उत्तर कैसे देना चाहिए, सारा प्रोसेस मैंने आपको इसमें बताया है। और ये आज इतने ही प्रश्न करवाएंगे और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे ताकि आप परेशान नहीं हो, छोटे छोटे उसमें आप अच्छे तरीके से पढ़ सको। तो ये 25 क्वेश्चन आप ठीक से पढ़ें। अगली टेस्ट सीरीज में अपन 25 क्वेश्चन अगले वीडियो में और देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और सभी को एग्जाम के लिए शुभकामनाएं। तैयारी करते रहो। अब तो ज़्यादा बुक नहीं पढ़नी है आपको, मैप ले लो भूगोल के लिए, और क्या ऐसे क्वेश्चन जो आपके बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होगा पेपर, तो ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। बुक नहीं पढ़े, अब बहुत कम टाइम बचा आपको, ऑब्जेक्टिव जितने से ज़्यादा आप सॉल्व कर सकते हैं उतने करिए। धन्यवाद।